Hello everyone, Priyadarshini here. Welcome to my channel Camula. So we are discussing 2018 Sambalpur University MSc Entrance question answer and it is the fourth part. पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली तबीयत बहुत ख़राब था फीवर की वजह से और अभी भी है। खैर देख तो नहीं सकते आप लेकिन वॉइस से अगर थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Calculate the kinetic energy of hydrogen molecule at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 3/2 kT, where K is Boltzmann constant and T is temperature। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करने के लिए हम यही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3/2 होता है 1.5 एंड K का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन एंड टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको हम केल्विन में कन्वर्ट किए हैं 273। तो ये निकल के आया 5.65 इंटू 10⁻21 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Give one example of its application in daily life। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, सपोज तीन बॉडीज हैं ए बी सी। तो अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ एंड बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, तो अकॉर्डिंग टू जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये बोल सकते हैं ए एंड बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। इसका एप्लीकेशन ये है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो कि हम टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर 2 से 3 ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो इन अकॉर्डेंस विद जेरोथ लॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है एंड ऑब्जेक्ट सी जो है वो थर्मोमीटर है। तो थर्मोमीटर के सहारे हम ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर मेजर किए। तो देखा गया है कि जो ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी दोनों में मर्क्यूरी का हाइट सेम राइज किया। तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी कि दोनों ए एंड बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये जेरोथ लॉ का प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में हमारी? तो अगर हम ऐसा ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे जो कि फिजिकली उनको पास नहीं लाया जा सकता है, यानी कि उन दोनों अपनी जगह पे फिक्स्ड है। सपोज ए एंड बी, ए है एक इंडिया एक जगह है एंड बी है कोलंबिया, इन दोनों अपनी जगह पे फिक्स्ड है, उन दोनों को तो हम पास नहीं ला सकते। तो हम यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे जो कि है थर्मोमीटर एंड ये हम मान के चलेंगे कि थर्मोमीटर ए एंड बी दोनों में अवेलेबल है एंड हम टेम्परेचर मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर ए का एंड बी का। देखा गया कि ए का जितना टेम्परेचर बी का भी उतना ही टेम्परेचर है, यानी कि दोनों में मर्क्यूरी का हाइट सेम राइज किया। तो हम ये बोल सकते हैं कंक्लूजन ये आया कि ए एंड बी बोथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अकॉर्डिंग टू जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसे ही हम कई सारे कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं जेरोथ लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ चक एंड सैंड मिक्सचर। ये क्वेश्चन आपका फेज इक्विलिब्रिया से आया हुआ है और इसके लिए हम फेज रूल का इस्तेमाल करेंगे। फेज रूल इज F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, where F is degrees of freedom and C is number of components obviously and P is number of phase। तो फेज एंड कंपोनेंट का थोड़ा डेफिनेशन जानते हैं। फेज का डेफिनेशन ये है कि वो फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल है और वो एक बाउंड्री सरफेस में बाउंडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मिसेबल लिक्विड्स हैं वो एक ही फेज को कंस्टिट्यूट करते हैं। सपोज वाटर एंड अल्कोहल इन दोनों आपस में मिल घुल जाते हैं, इसीलिए ये एक फेज कंस्टिट्यूट करते हैं। लेकिन सॉलिड्स इन दोनों सॉलिड्स तो आपस में मिलते नहीं हैं, इसीलिए सॉलिड्स काफ़ी डिस्टिंक्ट होते हैं, इसीलिए एक सॉलिड एक फेज कंस्टिट्यूट करता है। जितने भी नंबर ऑफ सॉलिड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फेजेस रहेंगे।
लेकिन गैसेस गैसेस तो अपने अ, आपस में बहुत इजीली मिक्स होते हैं, इसीलिए एक होगा, नंबर ऑफ फेज एक होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। कंपोनेंट्स ये है, एक फेज को डिफाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इतना भी जरूरी है, उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हम वाटर सिस्टम में लेंगे, वाटर सिस्टम में तीन स्टेट आएगा फिजिकल, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जैसे कि वाटर, वाटर वेपर एंड आइस। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 3 होगा, लेकिन C इज इक्वल टू 1, दैट इज वाटर, क्योंकि तीनों में वाटर ही प्रेजेंट है। हमें और एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, 2 होगा, लेकिन फेज 1 होगा, क्योंकि वाटर के साथ सॉल्ट वाटर के साथ कंप्लीटली मिसेबल है। लेकिन सैंड एंड वाटर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट 2 होगा एंड फेजेस भी 2 होगा, क्योंकि फेज दोनों डिस्टिंक्ट, सैंड वाटर के साथ मिलता नहीं है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा गया है सैंड एंड चक, दोनों जो सॉलिड हैं इन दोनों अलग अलग हैं, काफी अलग है, इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, इसीलिए इन दोनों में फेज भी 2 होगा एंड कंपोनेंट भी 2, इसीलिए एफ क्या होगा, 2, दैट इज बाइवेरिएंट सिस्टम। So that for a first order reaction, the time required for 99% completion of a reaction is twice the time required to complete 90% of the reaction. तो ये जो क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है और हमें शो करना है T 99% इक्वल टू 2 इंटू टी 90%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है T इज इक्वल टू 2.303 बाई के log A by A minus F, where A is initial concentration and A minus X is after some time concentration। तो इसी फॉर्मूला में हम सब्सटीट्यूट करके T 90% निकालेंगे एंड वैसे ही T 99% भी निकालेंगे, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स से आपको ये सब फॉर्मूलेज भी याद रखना होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, एंड बोथ के लिए फिर हाफ लाइफ भी याद रख लीजिए, इसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन इज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, however it shows multiple lines in its atomic spectra, explain। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, लेकिन उसमें काफी सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये फिगर देखिए, ये फिगर में कैसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो हाइड्रोजन में भी वैसे ही कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो ग्राउंड स्टेट या फिर स्टेशनरी स्टेट, दैट इज सबसे कम एनर्जेटिक स्टेट में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम कुछ एनर्जी देते हैं या फिर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब करता है, वो हायर एक्साइटेड स्टेट को जंप करता है। कौन सी एनर्जी स्टेट को जाएगा वो डिपेंड करता है वो कितने एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जब हायर एक्साइटेड स्टेट को जाता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो फिर वापिस कम एनर्जेटिक स्टेट को कम बैक करता है। तो उसी वक्त वो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, जिसको कि हम स्पेक्ट्रम के थ्रू देखते हैं। तो वो कौन से एनर्जी स्टेट को आएगा वो डिपेंड करता है हम कितने एनर्जी दिए थे, और वो कोई भी एनर्जी एनर्जी लेवल को आ सकता है अपने एक्साइटेड स्टेट से कम एनर्जेटिक स्टेट वाले से। तो जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसीलिए जो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में कई सारे लाइंस आते हैं, और वो सब डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होते हैं, क्योंकि कोई भी एनर्जी लेवल को वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कोई भी एनर्जी लेवल में हो सकता है। दैट्स व्हाई इट शोज मल्टीपल लाइन इन इट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया था और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। देन हम पार्ट 2 में हम डिस्कस किए थे एक क्वेश्चन, द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स
compound is formulated as this. The oxidation state of iron is what? तो यहाँ पे मैं बताई थी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन 2 होगा, लेकिन इसका आंसर होगा 1। एंड सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली गलतियाँ तो होती हैं, इंसान है तो, लेकिन हमें उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 क्यों हुआ। नाइट्रोस जो NO ग्रुप है, NO लिगैंड, वो क्या है, इसका 3 स्टेट होता है, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो NO जब न्यूट्रल होता है तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल। NO जब पॉजिटिवली चार्ज होता है, NO+1 होता है, तो हम उसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। जब NO-1 चार्ज होता है NO का, उसको हम नाइट्रोसो आयन बोलते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लिगैंड है। क्यों? क्योंकि और फिर ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कब, जब वो एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल के साथ कंबाइन होता है। जैसे कि यहाँ पे है आयरन, आयरन का +1 भी हो सकता है, +2, +3, कुछ भी हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे उसका जो चार्ज है वो बोलना थोड़ा मुश्किल है। और तो जो NO का बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है उसका सराउंडिंग लिगेंड्स जो है, उनका चार्ज क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। तो ये तो आपके मन में आ रहा होगा कि हम पता कैसे करेंगे कि NO पॉजिटिवली चार्ज है या फिर न्यूट्रल है या फिर निगेटिवली चार्ज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम कैसे पता करेंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का मदद लेना पड़ेगा। वहाँ पे हम NO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेंगे। जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करता है। ये टेबल को देखिए आप, टेबल में मैं 3 एग्जांपल ली हूँ और उसी के हिसाब से NO प्लस है, NO है और NO माइनस है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है वैसे ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर रहा है। ओके, 1939 से 1500 तक डिक्रीज कर रहा है। और इसके अलावा हम आइसोटोपिक लेबलिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पे हमें 59 NMR को लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि NO पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, उसका चार्ज -1 होगा या फिर न्यूट्रल होगा। इसके लिए हमें कुछ एग्जांपल्स को याद रखना पड़ेगा, ये कुछ एक्सेप्शंस है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या होगा, NO का जो चार्ज है वो +1 होगा, इसीलिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।